दोस्तों, पिछले कई दिनों से संसद के अंदर न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह दिख रहे हैं। लेकिन वो संसद भवन परिसर जा रहे हैं, भाजपा के सांसदों के साथ मंगल मिलन मिलन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पर आखिर कौन सी वजह है जिस वजह से वो संसद में जाकर बोलने से कतरा रहे हैं? संसद की कार्यवाही में लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी भाग लेने से कतरा रहे हैं? कारण क्या है? और इस कारण की पड़ताल के पहले एक छोटा वाकया मैं आपको सुनाता हूं। कुछ सालों पहले की घटना है। बड़े फिल्म अभिनेता हैं सलमान खान। सलमान खान पर रोड रेज का एक मुकदमा दर्ज हो गया। आरोप था कि सलमान खान की गाड़ी से कुचलकर किसी की जान चली गई है। उस वक्त सलमान खान को बचाने के लिए उनके एक ड्राइवर अशोक सिंह सामने आए और अशोक सिंह ने कहा कि गाड़ी सलमान खान नहीं चला रहे थे, बल्कि गाड़ी अशोक सिंह खुद चला रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली में पैलेट गन किसने चलाई? पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? किसके आदेश से छात्रों के ऊपर, जेएनजी के ऊपर पैलेट गन चलाना तय हुआ? इसका जवाब देने की स्थिति में सरकार नहीं है। सरकार जवाब देने की स्थिति में इसलिए भी नहीं है कि सरकार के पास सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह की तरह कोई वफादार आदमी भी नहीं मिल रहा, ना तो भाजपा के अंदर, ना कैबिनेट के अंदर, ना सिस्टम के अंदर, और ना ही दिल्ली पुलिस के अंदर जो ये जिम्मेदारी ऑन कर सके, ये जिम्मेदारी ले सके कि पैलेट गन चलाने का आदेश उसी व्यक्ति ने दिया था। पैलेट गन चलाना एक मामूली घटना नहीं है, वो भी छात्रों के ऊपर। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास से 3 किलोमीटर के दायरे में प्रदर्शन करने वाली जगह पर, शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने वाली जगह पर अगर पैलेट गन चलाने की बातें हुई, अभद्रता की तस्वीरें सामने आई, तो आखिर ये किसके इशारे पर की गई? यही जवाब तो विपक्ष चाहता है, यही जवाब तो इस देश का जेएनजी चाहता है, और यही जवाब संसद के अंदर और संसद के बाहर इस देश से लेकर दुनिया की जो मीडिया है, जो चाहती है कि सरकार आखिर बताए कि अभद्रता किसके कहने पर हुई, पैलेट गन किसके कहने पर चले। सरकार वो जवाब देना नहीं चाहती, क्योंकि जवाब देगी तब फंसेगी, जवाब नहीं दे रही है तो पहले से फंसी हुई है। सलमान खान का जिक्र दोस्तों मैंने इसलिए किया कि अगर अमित शाह ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि पैलेट गन चलाने का आदेश देने का फैसला उनका था, तो आखिर ये आदेश दिया किसने था? क्या उनके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे कि पैलेट गन चलाने के लिए उन्होंने आदेश दिया? क्या उनके गृह सचिव इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या गृह मंत्रालय के कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी इस बात को स्वीकार करेंगे? या जिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चंद दिनों पहले, जी हां, पैलेट गन चलने की घटना के चंद दिनों पहले दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया, क्या वो इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि उन्होंने आदेश दिया? क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्वीकार करेंगे तो उन्हें पद से हटाना होगा, गृह सचिव स्वीकार करेंगे उन्हें पद से हटाना होगा। धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा, उसका इस्तीफा या उसकी पद से मुअत्तली तय है। गृह राज्य मंत्री अगर स्वीकार करेंगे तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, और गृह मंत्री संसद में आकर के ये जिम्मेदारी ले कि उन्होंने आदेश दिया था, तब तो तय है कि धर्मेंद्र प्रधान की तरह उनका इस्तीफा भी उसी दिन शाम तक हो ही जाएगा। इस वजह से गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे, और जब गृह मंत्री नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री को भी इस बात का जवाब तो देना ही होगा कि आखिर पैलेट गन चला तो आदेश किसने दिया था। सारा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि पैलेट गन और अभद्रता की जो तस्वीरें आ रही है, वो आदेश किसने दिया था। और अब चूंकि जिस ढंग से विपक्ष शासित 2 राज्यों में पेपर लीक और छात्रों के दूसरे मुद्दों को लेकर आंदोलन हुआ है, चाहे वो झारखंड हो या कर्नाटका, वहां दोनों जगह सरकार सीधे सीधे वार्ता के लिए सामने आ गई। सरकार जब वार्ता के लिए सामने आ गई है, तो वहां आंदोलन भी अब दबने की स्थिति में पहुंच रहा है, और दिल्ली में भी इसी की जरूरत तो थी। दिल्ली में कोई और जरूरत नहीं थी। अन्ना आंदोलन को भी अगर हम याद करें, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी याद आता है, जिसमें वो कहते थे कि मैं अन्ना हजारे को सैल्यूट करता हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दे पर उनके जो विचार हैं, उन सब को लेकर मनमोहन सिंह को सैल्यूट करने के लिए तैयार थे। आज के दौर में सत्ता अभिजीत दिपके को सैल्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी, सत्ता जेएनजी को सैल्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी, सत्ता सोनम वांगचुक को सैल्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी। उल्टा सत्ता और सत्ता का इकोसिस्टम पैलेट गन चलाने की हद तक चला गया। ये पैलेट गन आज की तारीख में बहुत साफगोई के साथ कहे
तो इस हद तक गांव गांव और कस्बे कस्बे तक सरकार के खिलाफ और सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ माहौल को बना चुका है कि जिसका असर सबसे पहले संघ को नजर आ रहा है। क्योंकि संघ को नजर आया तभी आज मोहन भागवत ये कहते हुए नजर आए कि वो जेएनजी पर भरोसा करने के लिए तैयार है, आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए तैयार है। पेपर लीक जैसे मुद्दों का समाधान होना चाहिए। जेएनजी और जेन अल्फा ज्यादा ईमानदार पीढ़ी है, ये सब कहते हुए मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। तो क्या मोहन भागवत का एक बयान कहीं ना कहीं भाजपा की तरह जेएनजी संघ के भी खिलाफ हो जाए, उससे बचाने की कोशिश है? क्योंकि कई बार देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोलते हैं, जब वो बयान चल जाता है मार्केट में, उसके बाद मोहन भागवत एक नए तरह का बयान लेकर आग पर पानी डालने जैसी कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। याद कीजिए वो बयान जब भाजपा के बड़े बड़े नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, जब वो बयान खूब चल गया, घिस पिट गया और जनता में मैसेज जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ही खत्म कर देना चाहती है, क्योंकि वो प्रमुख विपक्षी दल से मुक्त भारत की बात कर रही है। इसी दरमियान पटना में जाकर उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात कर दी। मतलब कांग्रेस मुक्त भारत भी और क्षेत्रीय दल मुक्त भारत भी। तो बीजेपी चाहती क्या है? उस दौर में भी मोहन भागवत पानी डालने पहुंच गए थे और उनका एक स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस के बिना हम भारत की राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकते। कांग्रेस मुक्त भारत के बयान को उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया था। लेकिन कब नकारा था? जब इस बयान को लेकर काफी ज्यादा आलोचना हो गई, तब आरएसएस के लोग अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए, अपनी साख का संकट दूर करने के लिए बीच में आ गए थे। ऐसे में मोहन भागवत आज जो बात कह रहे हैं कि जेएनजी और जेन अल्फा को ज्यादा ईमानदार मानते हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, पेपर लीक की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए और आंख मूंद कर जेएनजी पे भरोसा करने के लिए तैयार है, तो वो किसे समझा रहे हैं? क्या इस देश की जेएनजी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जेएनजी को मोहन भागवत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जेएनजी को राहुल गांधी या अभिजीत दीपके से कोई फर्क नहीं पड़ता और जेएनजी को मोदी और अमित शाह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे किसी नेता या किसी व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेएनजी मुद्दों को के आधार पर सामने आया है। वह व्यक्ति पूजा करने वाली पीढ़ी से अलग की पीढ़ी है। व्यक्ति पूजा के दौर से ऊपर उठकर वो अपने मुद्दों के समाधान के लिए जब सीधे सीधे सत्ता के सामने लोकतांत्रिक दायरे में प्रतिरोध करना शुरू किया, तो सत्ता के होश उड़ने शुरू हो गए। सत्ता के होश उड़ने जब शुरू हो गए, तब सत्ता और सत्ता का सिस्टम पैलेट गन की हद तक चला गया। और यही वो सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द राहुल गांधी संसद में लगातार बयान की मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री आकर बयान दे, प्रधानमंत्री आकर बयान दे। इस्तीफे की बात अब वो नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि गृह मंत्री का इस्तीफा यदि बयान के पहले हो जाए तो ये उतनी बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान की आज कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान को मुक्ति मिल गई, लेकिन मुद्दा वहीं का वही है, जेएनजी का आक्रोश वहीं का वही है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो समस्याओं के समाधान के दिशा में जो सरकार की कोशिशें हैं, वो भी 100 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए नजर आ रही है। लिहाजा सत्ता की तरफ से एक मुकम्मल जवाब सरकार के शीर्ष पर बैठे दो व्यक्ति या दोनों में से किसी एक के द्वारा संसद को चाहिए, संसद के माध्यम से देश को चाहिए, क्योंकि यही लोकतांत्रिक परिपाटी है। हर दौर में सत्ता ने अपनी भूमिका निभाई है। हर दौर में सत्ता ने देश के सामने मौजूद या देश के अंदर उत्पन्न तमाम विषम से विषम परिस्थितियों पर संसद में आकर के सरकार का पक्ष रखा है, बयान दिया है, जरूरत पड़ी है तो एक ज्वाइंट सेशन तक बुला करके, दोनों सदनों की विशेष बैठक तक बुला करके चर्चा भी करी है। आज की सरकार ऐसा कोई रुख नहीं दिखा दे रही। मॉनसून सत्र में सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं और इन 5 दिनों में भी अमित शाह संसद में आएंगे, बोलेंगे, इसकी चर्चा कम हो रही है। चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि आखिर अगले 5 दिनों में कौन कौन सा बिल सदन में लाया जाएगा। किरण रिजिजू भी राहुल गांधी के साथ बात करते हैं तो डिलिमिटेशन बिल की बात करते हैं। अब ये डिलिमिटेशन का बिल और सांसदों की संख्या को इस देश में 750 से बढ़ाकर 1200 करने की जो मानसिकता है, इससे जेएनजी के अंदर उबाल आएगा या जेएनजी का गुस्सा ठंडा होगा? क्योंकि फिर जेएनजी ये सवाल पूछना शुरू करेगा कि भाई हमारे टैक्स के पैसे पर, हमारे पेरेंट्स के टैक्स के पैसे पर आखिर इस देश में कितने माननीय बढ़ाए जाएंगे? 400 सांसद बढ़ा दो और 2-4 हजार विधायक बढ़ा दो, तो ये 4-5 हजार माननीयों का बोझ हम क्यों उठाएं?
ये सवाल जेनजी पूछना शुरू कर देगा और दूसरे तरह का आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। तो डिलिमिटेशन बिल को लेकर मामला ठंडा पड़ने की बात कही जा रही है। और वैसे भी 543 लोग लोकसभा में हैं, 245 सांसद राज्यसभा में हैं, उनका समुचित उपयोग, उनकी प्रतिभा का समुचित इस्तेमाल तो संसद कर नहीं पा रही। विधेयक कहीं और से बन के आ रहा है। फिर ऐसी परिस्थिति में और सांसद बढ़ाने की क्या जरूरत है? शशि थरूर भी इस मुद्दे पर एक अखबार में लंबा लेख लिख चुके हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर 850 सांसद संसद में पहुंचा दिए गए तो वहां सिर्फ केओस होगा, वहां सिर्फ अव्यवस्था जैसी स्थिति होगी और कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। संसद को भीड़ तंत्र बनाने की कोशिशों के खिलाफ इस देश में आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठनी चाहिए और वो आवाज, अच्छी बात यह है कि सांसदों के बीच से ही उठनी शुरू हुई है। तभी राहुल गांधी इस मुद्दे पर भी कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इंडिया ब्लॉक भी समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहा है। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष अलग अलग विपक्षी दलों को तोड़कर, छोटे छोटे दलों को तोड़कर अपने नंबर को, पावर गेम को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में लगा हुआ है। एफसीआरए बिल की भी चर्चा हो रही है। सारे बिल जब पेश होंगे तब तो सवाल ये उठेगा कि इस बिल पर सरकार की तरफ से बोलेगा कौन? इस बिल पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी सदन में आएंगे या नहीं आएंगे? सदन से भागने की नौबत क्यों आ रही है? हालात तो ये बन गए हैं कि आज सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह भी जवाब नहीं देने के लिए तैयार है। आखिर वो जवाब देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर फिक्स करेंगे? जिम्मेदारी किस पर राजनाथ सिंह तय करेंगे कि किसने आदेश दिया पैलेट गन चलाने का? पेपर लीक के मामले में जो कानून बना, उस कानून को लेकर के आखिर कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और कितने लोगों को सजा दी गई है? कौन सा ट्रायल हुआ है? ये एक सवाल उठेगा, क्योंकि 2 साल पहले भी पेपर लीक को लेकर एक कानून बना था। पेपर लीक उससे रुक गया था क्या? उल्टा गुजरात के कई संस्था और कई लोगों के नाम पेपर लीक में सामने आ गए। आज ही मैं सुन रहा था पूर्व गृह सचिव अनिल स्वरूप का एक इंटरव्यू, एक पोर्टल पे सुन रहा था। वो साफ साफ कह रहे थे कि जो व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन था, वहां उसकी कारगुजारियों की चर्चा होने लगी। फिर वहां से हटने के बाद उस व्यक्ति को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? आखिर क्यों एनटीए का चेयरमैन एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिस व्यक्ति के ऊपर मध्य प्रदेश में उसकी नियुक्ति हो, छत्तीसगढ़ में उसकी नियुक्ति हो, यूपीएससी में उसकी नियुक्ति हो, हर जगह उसके ऊपर सवालिया निशान है। दागदार लोगों को ही ऊपर क्यों पहुंचाया जाता है? बड़े पद क्यों दिए जाते हैं? असल सवाल तो यह है, जिन सवालों को लेकर जेनजी सवाल पूछ रहा है, जिनको लेकर वो सड़क पर उतरा हुआ है, लेकिन मोहन भागवत अपना प्रवचन सुनाने में लगे हैं। वो प्रवचन दे रहे हैं कि मैं जेनजी पर आंख मूंद के भरोसा करता हूं। वो कह रहे हैं जेनजी और जेन अल्फा ज्यादा ईमानदार पीढ़ी है, उसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्ता या सत्ता के इकोसिस्टम से जुड़े या विपक्ष से भी जुड़े किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए। जेनजी को अपने मुद्दों का समाधान चाहिए। जेनजी को इस देश के अंदर एक रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था चाहिए। जेनजी को एक साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली चाहिए। जेनजी को इस देश के अंदर रोजगार के लिए पब्लिक से लेकर प्राइवेट सेक्टर के भीतर एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम, एक आर्थिक माहौल चाहिए। लेकिन वो सब देने के लिए सरकार की तरफ से तो कोई आश्वासन नहीं है। 12 सालों में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और न जाने कौन कौन इंडिया नाम से प्रोग्राम चला दिए गए, लेकिन इंडिया जहां 2014 में था रोजगार के मामले में, कहीं ना कहीं उससे भी पीछे दिखाई दे रहा है। 12 सालों में देश को क्या मिला, ये सवाल अपनी आंखों के सामने से भारत को बदलने का सपना लेकर, अच्छे दिनों की आस लेकर जिस पीढ़ी ने होश संभाला या सत्ता को साल दर साल गुजरते हुए देखा, वो सवालों के साथ तो सामने आएगी। और जब वो सवालों के साथ सामने आ रही है तो पेपर लीक पहला मुद्दा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी के साथ विपक्ष क्या कर रहा है? राहुल गांधी या अखिलेश यादव जो भी कर रहे हैं, सदन के अंदर से लेकर सड़क पर, निश्चित तौर पर हर पार्टी को, हर विपक्षी दल को वही करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम ही है जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर आना। हर दौर में विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर आता है। विपक्ष कोई निठल्ला बैठा रहे और सत्ता पक्ष यदि विपक्ष सड़क पे आए तो ये कहे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो ये दोनों बातें विरोधाभासी है। विपक्ष चुप रहे तो विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, और विपक्ष सरकार के संज्ञान में जनता के मुद्दों को लेकर आए, पैलेट गन चलाने के मुद्दों को लेकर आए, तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। इस बात को भी इस देश के जेनजी और जेन अल्फा समझ गए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में
जब यह मुद्दा मोमेंटम पकड़ चुका है, जब जेएनजी के बीच सत्ता का शीर्ष नेतृत्व अलोकप्रिय होता जा रहा है, आरएसएस तक को इसका आभास होता जा रहा है, खुद भाजपा को इसका एहसास हो रहा है, तभी अभी तक किसी ने अमित शाह के बचाव की कोशिशें नहीं की है। उस परिस्थिति में क्या विपक्ष की तरफ से भी कुछ स्ट्रेटेजिक भूल हो रही है? सवाल यह है कि कांग्रेस के पास भी एक अमित शाह से ज्यादा बड़ी ताकत और प्रतिभा रखने वाले चेहरे की पत्रकारों के बीच चर्चा होती है, डीके शिव कुमार। उनके यहां भी प्रदर्शन हुए हैं, उनके यहां भी छात्रों का मसला है, लेकिन डीके शिव कुमार ने बड़ी ही सफाई के साथ उसे हैंडल किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ साथ इस देश के विपक्ष को दिल्ली में भी एक डीके शिव कुमार की जरूरत है। क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उनको दिल्ली में उनकी भूमिका तय करने के लिए तैयार है? क्योंकि जब तक प्रबंधन की कला में दिल्ली के अंदर का इकोसिस्टम विपक्ष नहीं बदल पाएगा, खासकर कांग्रेस नहीं बदल पाएगी, तो जेएनजी के आंदोलन का और जेएनजी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर माहौल बनाया है, उसका फायदा वो उठा पाने की स्थिति में नहीं होंगे। कम से कम उस रूप में तो फायदा उठाने की स्थिति में नहीं होंगे जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में अन्ना आंदोलन का फायदा उठाया था। कैसे उठाया था? चेहरा तो नरेंद्र मोदी का उनके पास भी था। आज भी जेएनजी आंदोलन का फायदा उठाने के लिए चेहरा तो राहुल गांधी का है, क्योंकि जन समस्याओं के मुद्दे पर सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक जितनी मजबूती से राहुल गांधी या अखिलेश यादव अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं, उससे बेहतर तरीके से मौजूदा संसद के अंदर शायद ही कोई व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर रख पाए। लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव और राज्यसभा के अंदर संजय सिंह जिस ढंग से बातें कर रहे हैं, उससे तो साफ साफ दिख रहा है कि विपक्ष के पास जनता की आवाज को संसद से सड़क पर उठाने वाले की कमी तो नहीं है, लेकिन उसको चुनावी नतीजे में तब्दील करने के लिए, उस नैरेटिव को कैपिटलाइज करने के लिए विपक्ष के पास जिस प्रबंधन तंत्र की जरूरत है, जैसा प्रबंधन तंत्र प्रशांत किशोर और अमित शाह के रूप में 2013-14 में नरेंद्र मोदी के पास था, आज कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास इस तरह के प्रबंधन तंत्र के रूप में, मैनेजमेंट के सिस्टम के रूप में डीके शिव कुमार जैसे लोग हैं। सवाल यह है कि दिल्ली में कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, थोड़ा और खुलकर कहें तो जो कांग्रेस की जो मठाधीश है, थोड़ा और ज्यादा खुलकर कहें तो कुछ सालों पहले अहमदाबाद में जो बात राहुल गांधी ने कही थी कि कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी के तथाकथित एजेंट बैठे हुए हैं उनसे मुक्ति पाने की जरूरत है, तो आज की तारीख में उस इकोसिस्टम से मुक्ति पाने के लिए क्या कोई बड़ी राजनीतिक एंटीबायोटिक दिए बिना कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? मेरे ख्याल से वो एंटीबायोटिक डीके शिव कुमार ही हो सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो निभाते रहे, लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तंत्र को दुरुस्त करने की जरूरत है कि जो माहौल जेएनजी ने बनाया, उस माहौल को राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक सरकार के खिलाफ धार देने में सफलता हासिल की, उस धार को अगले 3 साल तक कैसे बनाए रखना है, यह काम कौन करेगा? स्वाभाविक है कि पर्दे के पीछे काम करने वाला तंत्र करेगा, और उस तंत्र के लिए आज बहुत साफ गोई के साथ कहा जाए तो न तो 2014 में कांग्रेस या विपक्ष के पास था, तब यूपीए कहते थे, न तो 2019 में महागठबंधन वाले विपक्षी तंत्र के पास था, और न ही 2024 में जहां जनता विपक्ष को सत्ता सौंपने के लिए तैयार थी, सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन तंत्र की कमी के कारण, मैनेजमेंट की कमी के कारण 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष जीत की दहलीज तक पहुंच करके गंवा बैठा था। आज की स्थिति में जब सत्ता बैकफुट पर है, आज की स्थिति में जब सदन में आने से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घबरा रहे हैं, उस परिस्थिति में अगर विपक्ष सामने आए अवसर को अगर हाथ से गंवा बैठे तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी उतनी नहीं है, अखिलेश यादव या समूचे विपक्ष की जिम्मेदारी उतनी नहीं है। जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है, और खास करके राहुल गांधी की ही जिम्मेदारी यदि हम फिक्स करें तो इस मामले में बनती है कि दिल्ली के अंदर अपनी पार्टी के इकोसिस्टम को उन्होंने बदला क्यों नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैकफुट पर है, कोई दो राय नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खलबली है, कोई दो राय नहीं है। संघ के अंदर भी बेचैनी है, इसकी सार्वजनिक पुष्टि आज मोहन भागवत के बयान से होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 13 अगस्त तक तो संसद है, 5 दिनों तक विपक्ष संसद में इस मुद्दे को गरमाए रख सकता है, क्योंकि गृह मंत्री अगर आके खेद भी प्रकट कर दे तो ये मुद्दा खेद प्रकट करने का नहीं है, ये मुद्दा रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का है, जिम्मेदारी तय करने का है। तो 13 अगस्त के बाद ये मुद्दा कैसे, जब संसद का सत्र नहीं चलेगा तब ये मुद्दा कैसे सड़क पर जीवित रहेगा,
ये तय करने का काम इस देश के विपक्ष का है। इस विपक्ष के भीतर के विशुद्ध रूप से जो खालिस प्रबंधन का काम कहते हैं, मैनेजमेंट का काम, नैरेटिव तय करने का काम उसका है। गोदी मीडिया का दौर भूल जाइए, खत्म हो चुका गोदी मीडिया, खत्म हो चुका गोदी मीडिया का प्रभाव, क्योंकि गोदी मीडिया खबर को दबाता रहा, तब भी जेनजी आंदोलन उतनी ही तेजी से देश के अंदर फैलता रहा। आज गोदी मीडिया क्या कर रहा है? तरह तरह के सर्वे लाके दिखा रहा है कि इतने प्रतिशत लोकप्रियता प्रधानमंत्री की है, इतने प्रतिशत अभिजीत दीपके की है, इतने प्रतिशत राहुल गांधी की है। यही काम आज गोदी मीडिया कर रहा है, उसका हमेशा से वही काम रहा है, आज वही काम वो कर रहा है और जनता के भीतर उसको लेकर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि जनता भी अब जान चुकी है कि गोदी मीडिया के किसी भी नैरेटिव पर प्रतिक्रिया देना गोबर में ईंट फेंकने के समान है, गोबर में पत्थर का टुकड़ा फेंकने के समान है। वो भी गोदी मीडिया को अब सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष को, इस देश के जेनजी को सीरियसली लेने की जरूरत है। राहुल गांधी ने तो सीरियसली लिया है, टीम राहुल ने कितना सीरियसली लिया है या टीम राहुल में किस तरह के सुधार की जरूरत है, असल मुद्दा यह है। और इसी मुद्दे के आसरे आने वाले चुनाव में, चाहे वो यूपी का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, विपक्ष की सफलता और असफलता दोनों तय होती है। देखते जाइए क्या क्या बदलाव आने वाले वक्त में सामने आते हैं। फिलहाल तो सत्ता घबराई हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।